तो डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन पर प्रॉब्लम चल रही थी। तो लीजिए एक क्वेश्चन आपके लिए, y इज इक्वल टू है वाई नॉट साइन और ये है 2 पाई एफ टी माइनस का 2 पाई बाई लैम्डा एक्स इज प्रोग्रेसिव वेव। ये एक प्रोग्रेसिव वेव है, हमने बता दिया। और ये भी बता दिया कि इफ पार्टिकल वेलोसिटी इज 4 टाइम्स ऑफ वेव वेलोसिटी, ये इंफॉर्मेशन भी दे दी कि जो पार्टिकल की वेलोसिटी है वो वेव की वेलोसिटी की 4 गुना है। तो पहला ऑप्शन लैम्डा इज इक्वल टू पाई वाई नॉट, दूसरा ऑप्शन लैम्डा इज इक्वल टू पाई वाई नॉट बाई 2, तीसरा ऑप्शन लैम्डा इज इक्वल टू पाई वाई नॉट बाई 4 और फोर्थ ऑप्शन चलिए नन ले लिया। इस बात को पकड़िए, पार्टिकल की वेलोसिटी यानी कि वीपी बराबर है 4 इंटू वेव की वेलोसिटी। ये हम नहीं कहते, क्वेश्चन ने कहा है। और लास्ट वाली क्लास में हमने देखा सीखा कि पार्टिकल की वेलोसिटी को हमने वीपी से लिखा और वेव की वेलोसिटी को वी से लिखा। जब आंखों के सामने इक्वेशन होती है तो वेव की वेलोसिटी कैसे निकलती है, ओमेगा बाई के से। और पार्टिकल की वेलोसिटी, अगर वेव इक्वेशन का क्वेश्चन है और कुछ भी स्पेशल नहीं कहा जा रहा है, हमेशा मैक्सिमम निकालोगे ए ओमेगा, ए ओमेगा, ओमेगा से ओमेगा कैंसिल, के ए बराबर 4। अब ये के कहाँ मिलेगा, तो ये तो एक्स का साथी है। और ए कहाँ मिलेगा, ये एच टी टी का साथी है। हम बेसिक फंडे में बात कर रहे हैं कि के इक्वेशन में एक्स का साथी होता है और एम्पलीट्यूड हार्मोनिक ट्रिग्नोमेट्रिकल टर्म का साथी होता है। तो अगर हम देखें तो एक्स का साथी कौन है, 2 पाई बाई लैम्डा, और हार्मोनिक ट्रिग्नोमेट्रिकल टर्म कौन है, ये। तो क्वेश्चन में जो एम्पलीट्यूड है वो कितना है, वाई नॉट बराबर 4। तो यहाँ से आ गया 2 पाई वाई नॉट बराबर 4 लैम्डा। तो 4 लैम्डा बराबर 2 पाई वाई नॉट, तो लैम्डा बराबर कितना आ गया, पाई वाई नॉट बाई 2। तो बी ऑप्शन आ गया। आप कौन सा रॉकेट साइंस लगा रहे थे? अगला क्वेश्चन आपके लिए, y इज इक्वल टू 6 साइन स्क्वायर पाई बाई 4, साइन स्क्वायर पाई बाई 6 कॉस 1800t माइनस 3x प्लस 1.7। फाइंड फेज एट x बराबर 4 मीटर, t बराबर 1 सेकेंड। फाइंड एम्पलीट्यूड, ये आपके 2 क्वेश्चन है यहाँ पर, फेज का पता लगाना है और एम्पलीट्यूड का पता लगाना है। इक्वेशन आपके सामने, फेज का आप आंसर बता रहे हैं कि फेज का आंसर आ रहा है, फेज का आंसर है 1789.7। आगे रेडियन भी तो बोलो भाई। और एम्पलीट्यूड आप बता रहे हैं कि 3/4। आगे यूनिट लिख के छोड़ दो, सेंटीमीटर है कि मीटर है पता ही नहीं है अभी तक। तो अब फेज जरा निकाल लेते हैं भाई। फेज जो है वो कहाँ मिलता है, आर्गुमेंट होता है साइन और कॉस के साथ वाला। 8000t 3x प्लस का 1.7 और t हमें लेना है 1, x क्वेश्चन में दिया गया है 4 प्लस 1.7। 1800 माइनस का 12 प्लस 1.7, तो 1801.7 माइनस का 12, इसी को सॉल्व करेंगे तो 1789.7 रेडियन आ जाएगा। फेज आ गया और अब एम्पलीट्यूड।
तो ट्रिग्नोमेट्रिकल टर्म, हार्मोनिक ट्रिग्नोमेट्रिकल टर्म को बॉक्स में बंद कर लिया जाए। जब हार्मोनिक ट्रिग्नोमेट्रिकल टर्म को आप बॉक्स में बंद कर लोगे, हार्मोनिक ट्रिग्नोमेट्रिकल टर्म उस ट्रिग्नोमेट्रिकल टर्म का मतलब है जिसमें टी और एक्स दोनों होते हैं। तो जो बॉक्स के बाहर बचता है वो एम्पलीट्यूड कहलाता है। अगर हमने एम्पलीट्यूड को ए से लिखा है तो 6 साइन स्क्वायर पाई बाई 4 साइन स्क्वायर पाई बाई 6। साइन पाई बाई 4 की वैल्यू 1/√2 होती है। पाई बाई 6 की वैल्यू कितनी होती है? 1/2। तो ये आ गया 6 इंटू 1/2, साथ में 1/4, 2 3 जा 6, a बराबर 3/4। तो दोनों इस बार आंसर आप लोगों के सही हुए। तो फिर इनिशियल कंडीशन पे सोचना पड़ता, और x के बारे में कुछ कहा नहीं गया है तो हम 0 लेते, t के बारे में कुछ कहा नहीं गया है तो 0 लेते। तो फेज कांस्टेंट कितना आता? 1.7। ठीक है। अब हम जरा स्ट्रगल करते हैं कि अगर सामने डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन है और हमें वो सारी चीज़ें निकालनी हैं जो लास्ट वाली क्लास में हमने सीखी हैं, लेकिन उसके साथ में यूनिट भी लिखना। जैसे इस क्वेश्चन को देखिए, आप कॉपी नहीं करना है, इस क्वेश्चन को देखो। y इज इक्वल टू 6 साइन 400 पाई टी माइनस का 2 पाई एक्स प्लस का 1.8 इज PW प्रोग्रेसिव वेव। ये आपको बता दिया गया। साथ साथ ये भी बताया गया कि जो x है वो मीटर में लिया गया है और y को सेंटीमीटर में लिया गया है और t को सेकंड में लिया गया है। तो हमसे पूछा गया है एम्पलीट्यूड निकालो। हमसे पूछा गया है वेवलेंथ निकालो। तो अब ये चैलेंज नहीं है कि इनको निकालना है, बल्कि चैलेंज ये है कि इनको निकालने के बाद में इसके साथ में यूनिट क्या लिखेंगे। हमसे पूछा गया है वेव की वेलोसिटी निकालो। हमसे पूछा गया है पार्टिकल की वेलोसिटी निकालो। चलिए इस काम को करते हैं। तो अगर हम हमसे वेव की वेलोसिटी पूछोगे तो फंडा है ओमेगा बाई के। ओमेगा क्या होता है? टी का साथी, कोफिशिएंट ऑफ टी होता है, और के क्या होता है? एक्स का साथी। तो क्वेश्चन में टी का साथी कौन है? 400 पाई, और एक्स का साथी कौन है? 2 पाई। तो ये आ गया 200। अब आगे लिखे क्या? मीटर पर सेकंड लिखें या सेंटीमीटर पर सेकंड लिखें, ये समस्या है। ठीक है ना, क्योंकि मीटर भी चल रहा है, सेंटीमीटर भी चल रहा है, तो ये सारी चीज़ें हमको एनालाइज करनी है कि यूनिट कैसे निकालें। ऐसे ही हार्मोनिक ट्रिग्नोमेट्रिकल टर्म को अगर हम बॉक्स में बंद कर लें तो एम्पलीट्यूड की वैल्यू क्या हो जाएगी? 6 हो जाएगी। लेकिन आगे लिखे क्या? हम एम्पलीट्यूड तो 6 जान चुके, लेकिन आगे सेंटीमीटर लिखें या मीटर लिखें। ऐसे ही वेवलेंथ के बारे में अगर बात करें तो x का जो साथी है वो k दे देता है, k बराबर 2 पाई है। तो 2 पाई बाई लैम्डा इज इक्वल टू 2 पाई। 2 पाई से 2 पाई कैंसिल, लैम्डा बराबर 1। आगे लिखें क्या? मीटर लिखें, किलोमीटर लिखें, क्या लिखें? तो अब ये समस्याएं हैं कि हमें वही सब कुछ करना है, लेकिन साथ ही साथ इस बात का भी डिसीजन लेना है कि यूनिट्स क्या होनी चाहिए। तो इसको जो है समझना चाहिए, आपको रटना नहीं चाहिए। देखो समझो भाई, जो एम्पलीट्यूड है वो एक्चुअली में है क्या? देखो इस वाली इक्वेशन में जो ये डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन होती है PPW की, तो इन डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन ऑफ PPW जो कि इस तरीके की दिखती है, y बराबर a साइन या कॉस, साथ में ओमेगा टी प्लस माइनस के एक्स प्लस माइनस 5। इस इक्वेशन में y क्या होता है? या चलो पहले इस इक्वेशन में बताओ वेरिएबल कौन कौन है।
इस इक्वेशन में वेरिएबल्स कौन है? वेरिएबल्स हैं y, x और t। बोलो भाई, यही तो वेरिएबल हैं। कोई और वेरिएबल हो तो बताओ ना। वेवलेंथ टाइम के साथ नहीं बदलता। हाँ, फ्रीक्वेंसी जो है वो जो डिसाइड हो गई तो डिसाइड हो गई, ठीक है। तो ये 3 लोग वेरिएबल हैं। अब अगर हम देखें तो ये y एक्चुअली है क्या? व्हाट इज y? तो आप बोलोगे y है डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल। जब हमारी वेव चलेगी तो जो पार्टिकल्स रास्ते में मिलते हैं वो जो एसएचएम करते हैं, तो y क्या है? पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट। तो y का नाम है पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट। तो एम्पलीट्यूड का नाम क्या है? व्हाट इज एम्पलीट्यूड? एम्पलीट्यूड इज मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल। इसका मतलब ये है कि आपको जो नहीं दिख रहा है, लोगों को वो दिखाई दे रहा है कि एक्चुअली में y मैक्सिमम ही क्या है? एम्पलीट्यूड। जो डिस्प्लेसमेंट पार्टिकल का जो मैक्सिमम होता है वही क्या कहलाता है? एम्पलीट्यूड। तो यहां से क्लियर हो गया, यूनिट ऑफ एम्पलीट्यूड मस्ट बी इज इक्वल टू यूनिट ऑफ y। हाँ ना, बोलो भाई। और इसलिए इस वाले क्वेश्चन में एम्पलीट्यूड का जो वैल्यू है वो 6 है, लेकिन y किसमें है? सेंटीमीटर में। तो यहां पे क्या लिखना चाहिए? सेंटीमीटर। ठीक। अब चलते हैं हम लोग जरा x की बात करते हैं। x क्या चीज था? x था डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय वेव। जब आपने इस इक्वेशन को प्रूफ किया था तो कितनी डिस्टेंस चली थी वेव ने? x। तो x वो दूरी है जो वेव चलती है। x वो डिस्टेंस होती है जो कौन चलता है? वेव। और जो वेवलेंथ है लैम्डा, वेवलेंथ जिसको कि हम लैम्डा से लिखते हैं, लीजिए इसकी डेफिनेशन आपके सामने आने वाली है। व्हाट इज वेवलेंथ? वेवलेंथ क्या होती है? तो आंसर है इट इज डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय वेव in one time period, in one time period, in one time period। एक टाइम पीरियड में जो वेव दूरी चलती है उसको क्या कहते हैं? वेवलेंथ। 2 टाइम पीरियड में 2 लैम्डा, 3 टाइम पीरियड में 3 लैम्डा, 4 टाइम पीरियड में 4 लैम्डा। तो वेवलेंथ की डेफिनेशन ये है कि भाई आपका जो एसएचएम वाला पार्टिकल है उसके पास टाइम पीरियड होता है कि नहीं होता है? हाँ, होता है। वो जब एक टाइम पीरियड पूरा करता है तो उस एक टाइम पीरियड में उस पार्टिकल से जो एनर्जी रिलीज होती है वो जितनी दूरी तक पहुंचती है उसको क्या कहते हैं? वेवलेंथ। तो वेवलेंथ भी डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय वेव है और x भी डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय वेव है। तो यहां से मैचिंग हो गई। यूनिट ऑफ लैम्डा, यूनिट ऑफ वेवलेंथ, यूनिट ऑफ वेवलेंथ इज इक्वल टू यूनिट ऑफ एक्स। बोलो भाई। इसलिए जब तुमने लैम्डा निकाला इस क्वेश्चन में तो एक्स किस में है? मीटर में। तो इसके आगे क्या लिखे? मीटर लिख दिया जाए। अब चलते हैं जरा स्पीड का हाल चाल लेते हैं, वेव की स्पीड का और पार्टिकल की स्पीड का, लॉजिकल तरीके से। भाई जो वेव स्पीड है, ये अलग बात है कि तुमको इसको निकालने के बहुत तरीके पता हैं कि वेव स्पीड v बराबर ओमेगा बाई के से निकाल लोगे, अच्छी बात है, या फिर फ्रीक्वेंसी इंटू लैम्डा से निकाल लोगे, ये भी आपके पास फंडा है। लेकिन ओरिजिनल जो वेव स्पीड का जो बेसिक फंडा है वो क्या है? v बराबर dx बाई dt। भूले तो नहीं? तो यानी कि वेव स्पीड का यूनिट क्या होगा? यूनिट ऑफ वेव स्पीड। तो ऊपर आपका है x का यूनिट, यूनिट ऑफ x, और नीचे क्या है? यूनिट ऑफ t, t माने टाइम। तो इस वाले क्वेश्चन में टाइम सेकंड में है, x मीटर में है, तो इसके आगे क्या लिखे? मीटर पर सेकंड।
इसी तरीके से अगर हम पार्टिकल की वेलोसिटी निकालें, इसी क्वेश्चन में पार्टिकल की वेलोसिटी, तो पार्टिकल की वेलोसिटी ए ओमेगा, ए माने एम्पलीट्यूड क्वेश्चन में 6 है, ओमेगा माने स्मॉल टी का साथी क्वेश्चन में 400 पाई है, तो ये आ गया 6 4 24 00 पाई। अब आगे क्या लिखे, तो लॉजिकल तरीके से चलो, समझो रटो नहीं इसको। भाई आपके पास में है पार्टिकल वेलोसिटी, पार्टिकल वेलोसिटी, और आपके पास इसको निकालने के कई सारे तरीके हैं। जैसे मैक्सिमम वाली पार्टिकल वेलोसिटी निकालोगे तो ए ओमेगा से निकालोगे, मैक्सिमम वाली पार्टिकल वेलोसिटी ए ओमेगा। ऐसे जनरल वे में निकालोगे तो ओमेगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, या डिस्प्लेसमेंट को एक्स से लिखा है तो एक्स से, फिलहाल तो हमने वाई से लिखा है ना। लेकिन ओरिजिनल क्या है, ओरिजिनल तो यही है ना, पार्टिकल वेलोसिटी बराबर डी वाई बाई डी टी, बोलो। तो इसलिए यूनिट ऑफ वीपी क्या हो गया, यूनिट ऑफ वीपी हो गया यूनिट ऑफ वाई अपॉन में क्या हो गया, यूनिट ऑफ टी। तो पार्टिकल की वेलोसिटी जब निकल चुकी है तो वाई किस में है, सेंटीमीटर, अपॉन में क्या सेकेंड। ठीक है, क्लियर ये बात। तो लास्ट वाली क्लास में केवल तुम वैल्यू निकाल रहे थे, आज तुमको वैल्यू भी निकालना है और साथ साथ यूनिट्स का डिसीजन। तो लॉजिकल है सब कुछ, नोट कर लीजिए। जैसे मान लीजिए कि एक वेव है और वो यहां पहुंचती है, पता लगाते हैं उसने डिस्टेंस कितनी ट्रेवल की है। तो जो डिस्टेंस उसने ट्रेवल की है, सपोज कर लो कि वो डिस्टेंस है x1। अब एक बार जो आदत हम लोग बना चुके हैं प्रोग्रेसिव की डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन में, तो वो आदत लास्ट तक मेंटेन रखनी पड़ेगी, क्योंकि y माने हो गया पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट और x माने वेव का डिस्टेंस। और एक वेव है जो कि दूसरी है और वो यहाँ तक पहुँचती है। तो जब उससे डिस्टेंस निकलवाई गई कि कितनी डिस्टेंस आपने ट्रेवल करी है, तो पता चला कि वो डिस्टेंस x2 है। तो x2 और x1 का जो डिफरेंस है दैट इज कॉल्ड द पाथ डिफरेंस। यानी पाथ डिफरेंस क्या होता है, तो पाथ डिफरेंस है, पाथ डिफरेंस को हम सिंबल डेल्टा x से लिखेंगे, और एक्चुअली ये है क्या, तो इट इज डिफरेंस ऑफ डिस्टेंसेस ट्रेवल्ड बाय वेव, ट्रेवल्ड बाय वेव या फिर वेव्स। देखो इस वाले एग्जाम्पल में वेव्स, ठीक है। जैसे एक वेव है वो यहां पहुंचती है, मैंने पूछा कितना डिस्टेंस चला, उसने कहा x1। वो यहां पहुंचती है, मैंने कहा अब कितना डिस्टेंस तुमने चल लिया, बोला x2। तो अब यहां पर एक ही वेव है, दो वेव नहीं है। लेकिन इस वेव ने यहां से यहां तक में x1 डिस्टेंस ट्रेवल किया है और यहां से यहां तक में x2 ट्रेवल किया है, तो डिफरेंस कितना आया, x2 माइनस x1। तो यहां पर x2 भी तो ट्रैवलिंग डिस्टेंस बाई वेव ही तो है और x1 भी ट्रैवलिंग डिस्टेंस बाई वेव है, तो दोनों का डिफरेंस क्या हो गया, x2 माइनस x1। तो कभी कभी पाथ डिफरेंस एक ही वेव मेंटेन कर सकती है और कभी कभी हमको जो है डिफरेंट वेव्स अगर मेरे पास हैं तो हम पता लगाएंगे कि उस वेव ने कितना ट्रेवल किया, उसने कितना ट्रेवल किया। अच्छा, जब हम डिफरेंस की बात करेंगे तो टारगेट सेम रखेंगे। जैसे अगर इस वेव और इस वेव की बात हो रही है तो देखो टारगेट पॉइंट यही है, तो इस वेव को अपना यहां से यहां तक पहुंचना था, उसको भी यहां से यहां तक पहुंचना था, तभी तो कंपेयर कर पाएंगे किसने ज्यादा ट्रेवल किया और किसने कम ट्रेवल किया, ठीक है ना। तो पाथ डिफरेंस क्या होता है, ये क्लियर है, हैं? क्या अगर तुम ये पूछ रहे हो कि x1 और x2 कैसे निकालेंगे, तो ये भी बड़ा आसान है। तुमको क्या लगता है कि क्या कोई टिपिकल तरीका होगा? चलो जरा इनकी बात मानते हैं, एक एक्सपेरिमेंट करते हैं जिसमें कि पाथ का डिफरेंस निकाल देते हैं। देखना ध्यान से, ये हमारी एक पेंसिल है,
ये पेंसिल है और नीचे हमने ये रखा है पेपर, ये पेपर है और इस पेंसिल से एक रस्सी बांधी और ये रस्सी जो है वैसी रस्सी नहीं है, ये मेटल की बनी हुई स्ट्रिंग है। मान लेते हैं ये 4 मीटर है और यहां पर हम डिस्टरबेंस दे रहे हैं, डिस्टरबेंस दिया जा रहा है। वो जो डिस्टरबेंस देने वाले जो लोग हैं ना वो ऑसिलेटर कहलाते हैं। तो एक ऑसिलेटर यहां लगा दो तो कितनी फ्रीक्वेंसी का डिस्टरबेंस वो देगा वो बता देगा। और एक ऑसिलेटर जो है, जैसे ऑसिलेटर का नाम है ट्यूनिंग फॉर्क, आगे जाके मिलेगा तुमको बीट्स में। तो दे आर नंबर ऑफ ऑसिलेटर जो कि डिस्टरबेंस क्रिएट कर सकते हैं और फ्रीक्वेंसी तुम्हें बता सकते हैं कि इनकी फ्रीक्वेंसी इतनी है। और एक हमने इसी पेंसिल से एक स्ट्रिंग और ले ली है, दैट इज 3 मीटर लेंथ। यहां पर एक ऑसिलेटर लगा दिया। अब देखो वो जो ऑसिलेटर है इसमें वेव बना रहा है और वेव चल रही है, और ये भी वेव बना रहा है और वेव चल रही है। देखो पाथ का डिफरेंस पता हो गया। अरे यार इसने कितना ट्रेवल किया, उसने कितना ट्रेवल किया, पाथ का डिफरेंस आ गया। अब ये दोनों एनर्जीज वेव की जाकर के कहां पर मिली, पेंसिल पर। तो पेंसिल कुछ हरकत करेगी, पेंसिल जो हरकत करेगी उस हरकत का डिजाइन पेपर में बनेगा। इसी डिजाइन को बोलते हैं लिसाजियस फिगर, और इसी डिजाइन को हम लोग आगे जाके बोलते हैं कंप्यूटर डिजाइनिंग। जैसे आपने कहते हुए सुना होगा कि यार इस कपड़े में जो प्रिंट है वो कंप्यूटर डिजाइनिंग है। तो कंप्यूटर डिजाइनिंग क्या है, वो यही है, लिसाजियस फिगर है। अब जैसे यहां पर मैंने पाथ का डिफरेंस कितना मेंटेन किया, 1 मीटर का। तो हम जितना चाहें उतना पाथ का डिफरेंस मेंटेन कर सकते हैं ना, 2 मीटर का, 4 मीटर का, 2 सेंटीमीटर का। तो हर अलग अलग पाथ डिफरेंस पर इस पेंसिल की हरकत अलग अलग होगी तो अनंत डिजाइनें आएंगी। इसलिए जैसे नंबर का कभी अंत नहीं है, ऐसे कंप्यूटर डिजाइनिंग का भी कभी कोई अंत नहीं है। बात समझ में आ रही है? तो जिस दिन हम लोग लिसाजियस फिगर वाला जो छोटा सा एक आर्टिकल है पढ़ेंगे, उस दिन भी हम आपको यही बता रहे होंगे। लिसाजू जो है वो मैथमेटिशियन है, और लिसाजू ने जब ये सबसे पहली बार ये काम किया था तो उन्होंने जो है पेपर नहीं लिया था, सैंड ली थी, बालू की एक लेयर बना दी। और ये जो पेंसिल आप देख रहे हो तो पेंसिल नहीं था, उनका एक पिन पॉइंट था, यानी कि मेटल का बना हुआ नुकीला कोई एक वहां पर जो है पॉइंट था। तो उसने वो जो हरकत की थी दैट इज कॉल्ड द लिसाजियस फिगर। फिर अब हमें ये पता चल गया कि इस पार्ट डिफरेंस पर और इस फ्रीक्वेंसी पर ये डिजाइन बनेगी, इस पार्ट डिफरेंस पर इस फ्रीक्वेंसी पर ये डिजाइन बनेगी। तो अनंत डिजाइनें हैं। तो जो लोग भी कंप्यूटर डिजाइनिंग का कोर्स करते हैं उनको ये सब पता होता है किस फ्रीक्वेंसी पर और किस पार्ट डिफरेंस पर कौन सा डिजाइन निकल के आएगा। क्लियर है बात? तो लो भाई आपके उत्कर्ष क्वेश्चन का आंसर कि पार्ट डिफरेंस निकालते कैसे हैं। अरे यहीं पे हम खड़े हो जाएं और क्लैपिंग करें तो ये सोर्स हो गया, और कोना चेक कर लें, डिसाइड कर लें वो कोना है। तो मुझसे उस कोने की दूरी कितनी है? तो आपने कहा सर 10 मीटर है। तो जो मेरी क्लैपिंग वाली साउंड वहां तक जाएगी तो 10 मीटर चल के जाएगी। उधर से तुमने जो है बीटिंग ड्रम से एक साउंड डेवलप कर दी, तो ड्रम से जो निकल के जाएगी उस कोने पर जाएगी। दूरियां आपको पता है ना, तो पाथ का डिफरेंस आ गया। ठीक है। अच्छा, अगर आप ये चाहते हो कि मेरी वाली साउंड और ड्रम वाली साउंड इंपैक्ट करे, यानी कि मिल करके कोई रेस्पॉन्स दे, तो उसके लिए जरूरी ये है कि जितने समय में मेरी साउंड उस कोने पर पहुंचेगी आपके ड्रम की साउंड भी उसी समय पर पहुंचनी चाहिए। ठीक है। तो ये था पाथ का डिफरेंस, इसको लेकर के आप जो और एक्स्ट्रा जानना चाहते थे बताया मैंने। तो पाथ डिफरेंस आ गया। हमने वेव इक्वेशन ली भाई एक बार फिर से। अभी हमारे पास केवल वेव होगी, एक ही वेव होगी और उसी से हमें पाथ डिफरेंस लेने हैं। ठीक है।
और जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे इंटरफियरेंस पे पहुंचेंगे तो वहां पे 2 या 2 से ज़्यादा वेव होंगी, उनके लिए पाथ डिफरेंस की बात करेंगे। तो हमारे पास फेज है ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस माइनस फाइव। देखो यहां पर या तो माइनस होगा या फिर क्या होगा, प्लस होगा। सिमिलरली यहां या तो प्लस होगा या फिर क्या होगा, कोई एक डिसीजन आपको लेना पड़ेगा। तो हमने कहा कि फेज जो है वो ये होता है। अब ये वेव चली जा रही है भाई, हमने कहा मैं इस पार्टिकल को जरा देखता हूं। तो इस पार्टिकल की ओरिजिन से जो डिस्टेंस थी वो x1 थी और इस पार्टिकल का नाम a था। तो हमने तो अपने इस a पार्टिकल को देखने का मन बना लिया। तुमने फैसला किया कि सर हम b वाले पार्टिकल को देखेंगे, तो तुमने b वाले पार्टिकल को देखने का मन बना लिया। हमने कहा कि हम अपने पार्टिकल को फॉर टाइम t नोटिस करेंगे। तो आपने कहा कि सर हम भी b वाले पार्टिकल को फॉर टाइम t ही नोटिस करेंगे। ये देखो जबरदस्ती की बात है, हमारे और तुम्हारे पार्टिकल की जो पोजीशन है वो कैसी है, अलग अलग है, लेकिन हमने और तुम लोगों ने, तुमने मैनिपुलेशन करके टाइम क्या कर दिया, एक जैसा। यानी कि हम अपनी घड़ी को t समय के लिए ऑन करेंगे और इस पार्टिकल का फेज निकालेंगे। तो आपने भी कहा सर हम भी अपनी घड़ी को t समय के लिए ऑन करेंगे और पार्टिकल का क्या निकालेंगे, फेज निकालेंगे। ये हुआ मैनिपुलेशन। तो जो रिजल्ट आने वाला है उस रिजल्ट में ये मैनिपुलेटेड बात रहेगी कि हम लोगों ने टाइम को क्या बना रखा है, कांस्टेंट। चलिए हम a वाले पार्टिकल का फेज निकालते हैं। तो a वाले पार्टिकल का फेज निकाला जाए, ओमेगा तो बदलेगा नहीं, t के x1 प्लस 5, हाँ या ना। जरा b वाले पार्टिकल का फेज निकाला जाए तो ओमेगा तो बदल नहीं सकता। क्यों नहीं बदल सकता, क्योंकि जो वेव मेरे इस पार्टिकल पर आ रही है वही वेव तो तुम्हारे वाले पे जा रही है। तो वेव एनर्जी तो सेम चल रही है ना, तो ना तो ओमेगा बदल सकता, ना ही k में छिपा हुआ लैम्डा बदल सकता है। लेकिन आपके पार्टिकल का x x2 है, मेरे पार्टिकल का x x1 है, तो x की जगह पे x1, x की जगह पे x2, और टाइम हम लोगों ने क्या रखे हुए हैं, सेम। तो जरा डिफरेंस निकाला जाए। तो फेज और फेज का डिफरेंस क्या बना, फेज डिफरेंस, बोलो। तो यहां से जो कैंसिल है कैंसिल कर दो, क्या बनेगा, k x2 और x1। तो फेज का डिफरेंस, फेज के डिफरेंस को हम डेल्टा फाई से लिख रहे हैं और k को ब्रेक कर दिया 2 पाई बाई लैम्डा। एंड व्हाट इज x2 माइनस x1, पाथ का डिफरेंस, पहले ही बता चुका हूं। ट्रैवलिंग डिस्टेंस का डिफरेंस बाय द वेव इज कॉल्ड द पाथ का डिफरेंस। जो ये रिजल्ट आया वो मैनिपुलेटेड है। इसमें मैनिपुलेशन क्या रहा है कि पोजीशन तो अलग अलग है लेकिन टाइम क्या है, सेम। तो इट इज ट्रू व्हेन टाइम इज कांस्टेंट, टाइम इज कांस्टेंट एंड पोजीशन डिफर, पोजीशन लेकिन डिफर है। आप बनाना मतलब तैयार करना, जबरदस्ती में कुछ जो है कंसीडर करके आप बनाना। जैसे ना आपको अच्छे से पता है कि हम दोनों के टाइम अलग अलग भी तो हो सकते हैं। जैसा कि तुमने भी इसके पहले किया था कि जब हमारे पार्टिकल ने एक्शन मोड कर दिया था तो तुमने अपनी घड़ी शुरू कर दी थी ना, वेटिंग टाइम तुम्हारा निकल रहा था या नहीं निकल रहा था। तुमने देखो अब यहां पे ये बात नहीं एक्सेप्ट करी, तुमने कहा जब ये एक्टिविटी करेगा तभी घड़ी ऑन करेंगे। ये मैनिपुलेशन हो गया, ये तुम्हारी मर्जी हो गई, ठीक है ना। और आगे चलते हैं भैया, एक मैनिपुलेशन और देखते हैं। ये वेव जा रही थी, हमने कहा हम इस पार्टिकल को देखते हैं, ओरिजिन से x दूरी पर है और हम देखेंगे फॉर टाइम t1, और आपने कहा सर हम इसी पार्टिकल को देखेंगे फॉर टाइम t2। लो फिर एक जबरदस्ती फिर से, अब की बार जिस पार्टिकल को हम देख रहे हैं उसी पार्टिकल को आप भी देख रहे हैं। तो अब की बार पोजीशन क्या है, सेम, लेकिन टाइम क्या कर दिया, अलग अलग। चलो निकालते हैं फेज। तो t1 समय के लिए फेज ओमेगा t1
माइनस का के एक्स प्लस फाई, और t2 समय के लिए फेज ओमेगा t2 माइनस का के एक्स प्लस फाई, और फेज का डिफरेंस, जैसे ही फेज और फेज का डिफरेंस लोगे तो क्या बनेगा, फेज और फेज का डिफरेंस, फेज डिफरेंस डेल्टा फाई, यहाँ ओमेगा t2 डिफरेंस t1, डेल्टा फाई इज इक्वल टू 2 पाई बाई कैपिटल टी, और ये डेल्टा टी। तो यहां पे डेल्टा फाई क्या है, फेज डिफरेंस, और डेल्टा टी क्या है, टाइम डिफरेंस, और कैपिटल टी तो हमें पता ही है टाइम पीरियड है। तो ये जो रिजल्ट आया है इट इज ट्रू व्हेन हम लोगों ने जबरदस्ती में क्या कर दिया है, पोजीशन को बना दिया है कांस्टेंट, लेकिन टाइम को बना दिया है टाइम डिफरेंट। और यहां से तुमको एक चीज और भी पता चल गई थ्योरी की, कि फेज डिपेंड अपॉन पोजीशन एज वेल एज टाइम, यानी फेज को पोजीशन से भी मतलब है और टाइम से भी मतलब है। लेकिन इस वाली सिचुएशन में फेज को केवल किससे मतलब है, पोजीशन से, क्योंकि टाइम क्या चला रहे हो, कांस्टेंट। और इस वाले केस में फेज को किससे मतलब है, टाइम से, क्योंकि पोजीशन क्या हो गई है, कांस्टेंट। नोट करिए। एक टर्म और है यहां पर, इंटेंसिटी, पहले भी मिल चुका है एक बार और। जब फर्स्ट टाइम आपको ये इंटेंसिटी मिला था तो क्या डेफिनेशन थी इसकी, इंटेंसिटी I इज इक्वल टू होता है पावर ऑफ सोर्स और अपॉन में एरिया। पावर में क्या छिपा हुआ है, एनर्जी और टाइम, तो पावर होता है एनर्जी अपॉन में टाइम और अपॉन में एरिया। रिपीट करते हैं इसको, P माने पावर, A माने एरिया, E माने एनर्जी, A माने एरिया, T माने टाइम। और जब इसको सॉल्व करते हैं तो आता है 2 पाई स्क्वायर एफ स्क्वायर ए स्क्वायर रो वी। डेरिवेशन आपके यहाँ नहीं है, जब आप 13, 14, 15 क्लास में चलते हो तब आपको डेरिवेशन इसका मिलता है। जैसे ये कोई सोर्स है और वेव दे रहा है, और ये मैकेनिकल वेव जो है मीडियम में जा रही है, तो इसकी इस पॉइंट पर कितनी इंटेंसिटी होगी, इस पॉइंट पर कितनी इंटेंसिटी होगी। तो फार्मूला तो आपका ये है ओरिजिनल वाला, लेकिन जब सॉल्व करते हैं तो आंसर ये आता है। और एक रिजल्ट और आता है, वो भी मैं बता दूं, I इज इक्वल टू P बाई ए, E बाई ए टी और P नॉट स्क्वायर बाई 2 रो वी। अब इस फार्मूले में जरा देखें कौन क्या है। फार्मूले में जो F है वो फ्रीक्वेंसी है, वेल नोन है आपके लिए, फ्रीक्वेंसी ऑफ वेव। फार्मूले में जो रो है वो डेंसिटी ऑफ ए मीडियम है, डेंसिटी ऑफ ए मीडियम। अगर आपकी वेव पानी में चल रही है तो पानी की डेंसिटी। फार्मूले में जो v है वो वेव स्पीड है। फार्मूले में जो a है दैट इज एम्पलीट्यूड। फार्मूले में जो P नॉट है दैट इज प्रेशर एम्पलीट्यूड। ये जो a वाला एम्पलीट्यूड है दैट इज कॉल्ड द डिस्प्लेसमेंट एम्पलीट्यूड। इस वाले एम्पलीट्यूड को बोलना चाहिए डिस्प्लेसमेंट एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड का एक्चुअली मीनिंग होता है मैक्स हो जाना। तो जैसे मान लो डिस्प्लेसमेंट अगर मैक्स हो गया है तो डिस्प्लेसमेंट का एम्पलीट्यूड, अगर प्रेशर मैक्स हो गया है तो प्रेशर का एम्पलीट्यूड, वेलोसिटी मैक्स हो गया है तो वेलोसिटी का एम्पलीट्यूड। तो ये फार्मूला जो है आपके दो और है, डेरिवेशन इनका करना नहीं है। अब जरा इस फार्मूले को देखें और जो स्टेटमेंट आ रहा है उसको देखें। हमारे पास में वेव है और वेव इज गोइंग, चाहे लिखें वेव इज गोइंग या फिर लिख सकते हैं
वेव इज इन प्रोग्रेस फॉर्म, तो वेव इज गोइंग देन। तो अगर हम ध्यान से देखें तो आई प्रोपोर्शनल होगा ए स्क्वायर के और एफ स्क्वायर के। देखो भाई, अगर कोई वेव जा रही है तो मान लो मेरी साउंड वेव को ही ले लो, तो मेरी साउंड वेव जा रही है तो किसी मीडियम में जा रही होगी, तो वेव स्पीड क्या होगी? फिक्स, क्योंकि वेव स्पीड मीडियम पे डिपेंड करती है। पहले भी बात हो चुकी है कि जो मैकेनिकल वेव की स्पीड है वो फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ पे डिपेंड नहीं करती। इसलिए रोते हुए बच्चे की जो वेव स्पीड होगी और दहाड़ते हुए शेर की जो वेव स्पीड होगी, एयर में दोनों की वेव स्पीड क्या होगी? सेम होगी। गिटार से आने वाली जो वेव होगी और ड्रम से आने वाली जो वेव होगी, वो जब एयर में आएगी तो सेम स्पीड होगी, ठीक है ना। तो वेव स्पीड को ना तो फ्रीक्वेंसी से मतलब होता है मैकेनिकल वेव की, ना ही वेवलेंथ से, मीडियम से मतलब है। तो ये कांस्टेंट, ये कांस्टेंट, तो ये तो कांस्टेंट ऑलरेडी है, तो यहाँ पे क्या आ गया? ए स्क्वायर एफ स्क्वायर। तब इंटेंसिटी किस पे डिपेंड करेगी? ए स्क्वायर एफ स्क्वायर पर। अच्छा, अगर हम चाहें तो इसको लिख सकते हैं ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, क्योंकि ओमेगा बराबर क्या होता है? 2 पाई एफ। तो अगर 2 पाई कांस्टेंट है तो ओमेगा प्रोपोर्शनल टू एफ। ऐसा इसलिए कह रहे हैं, ऐसा इसलिए इस पॉइंट को इसलिए करा रहे हैं, कभी कभी वो हमसे पूछते क्या है, हमें बहुत सारी वेव इक्वेशन दी जाती है। जैसे पहली वेव इक्वेशन दी गई 4 sin 20t माइनस का 3x, दूसरी वेव इक्वेशन दी गई 3 cos 9t प्लस का 2x, तीसरी इक्वेशन दी गई 10 sin 10t माइनस का 8x। ये वेव 1 है, इसकी इंटेंसिटी I1 है। ये वेव 2 है, इसकी इंटेंसिटी I2 है। और ये वेव 3 है, इसकी इंटेंसिटी I3 है। कहा गया ये तीनों वेव एक ही मीडियम में जा रही हैं। ऑल वेव आर ट्रेवलिंग इन सेम मीडियम, इन सेम मीडियम। तो अब हम ऑप्शन बनाएंगे। पहला ऑप्शन बनाएंगे I1 बराबर I2 बराबर I3, तीनों इंटेंसिटीज बराबर होंगी। दूसरा ऑप्शन बनाएंगे I1 ग्रेटर देन I2 ग्रेटर देन I3। तीसरा और चौथा ऑप्शन भी अभी बनाते हैं, अभी नहीं बना रहे, ठीक है ना। तो अब देखो ना, हमारे सामने इक्वेशंस हैं वेव की और हमें इंटेंसिटी कंपेयर करनी है। तो हमने कहा कि अगर वेव गोइंग है और सेलेक्टेड मीडियम भी अगर है तो रो और व्हील क्या होंगे? कांस्टेंट। तो इंटेंसिटी किसके प्रोपोर्शनल होगी? ए ओमेगा। स्क्वायर भी मत लगाओ, क्योंकि जिसका ए ओमेगा ज्यादा होगा उसका ए ओमेगा स्क्वायर भी क्या होगा? ज्यादा। तो पहली वाली का मैंने ए ओमेगा निकाला, तो I1 के साथ ए ओमेगा लिया भैया, तो पहली वाली का ए कितना है? 4, ओमेगा कितना है? 20, कितना है? या 80। दूसरे वाले का ए ओमेगा निकाला, 3 है और साथ में 9 है तो 27 आ गया। तीसरे वाले का ए ओमेगा निकाला, 10 और 10 100 आ गया। तो सबसे रिच कौन है? I3। तो एक ऑप्शन ये दिया गया है, थर्ड वाला, I3 ग्रेटर देन I1 ग्रेटर देन I2। और एक फोर्थ ऑप्शन और ले लेते हैं, I3 ग्रेटर देन I2 ग्रेटर देन I1। तो कौन सी बात सही है? ठीक है। अब यहाँ पर जो फ्रीक्वेंसी का पंगा लेते हैं वो अपने लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर लेते हैं। यार सीधे ओमेगा से बात बन रही है तो क्यों फ्रीक्वेंसी निकालोगे ना। बहुत बार ये क्वेश्चन आता है, बहुत बार क्वेश्चन आता है। कम से कम वहाँ पे एग्जाम में जब ये क्वेश्चन आया है 4 इक्वेशन दी जाती हैं। पहली वाली वेव इक्वेशन दी गई, बोला ये S1 सोर्स से आ रही है। दूसरी वाली वेव इक्वेशन दी गई, बोला S2 सोर्स से आ रही है। तीसरी वाली वेव इक्वेशन S3 सोर्स से आ रही है। चौथी वाली वेव इक्वेशन S4 सोर्स से आ रही है। बताओ ऐसी कौन सी वेव है जो इंटेंसिटी में सबसे रिच है? तो सबका ए ओमेगा टेस्ट कर लो, जिसका ए ओमेगा ज्यादा उसका इंटेंसिटी
वह कौन सी वेव है जिसका कि इंटेंसिटी सबसे पुअर है, जिसका ए ओमेगा सबसे कम, उसका इंटेंसिटी भी पुअर। और अगर रेशियो निकालना पड़ता है तो भी यहीं से जाना पड़ेगा ना। नोट करिए, जैसे मैं एक वेव का फॉर्म बनाता हूं, मतलब जब कोई वेव चल रही है तो मैं उसकी शक्ल दिखा रहा हूं आपको। तो एक वेव फॉर्म हमने ये बनाया, तुमने देखा कि सर ने जो वेव बनाई है उसकी जो इधर की तरफ हाइट है और जो नीचे वाली हाइट है ये क्या चल रही है, सेम, ठीक है। तो ये जो वेव हमने बनाई है वो एक ऐसी वेव है जिसकी एनर्जी में लॉस नहीं है। भाई देखो ना, अगर मैं बोलूं कि ये टाइम है और ये तुम्हारे पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट है, तो ये क्या हुआ, एम्पलीट्यूड, ये क्या हुआ, एम्पलीट्यूड, और ये क्या हुआ, एम्पलीट्यूड, और ये है एम्पलीट्यूड। एक तो फॉरवर्ड का एम्पलीट्यूड और फिर बाद में, तो एम्पलीट्यूड में कहीं कोई चेंजेस आ रहे हैं, तो यानी कि ये एक ऐसी वेव है जो कि पीपीडब्ल्यू है, प्लेन प्रोग्रेसिव वेव है, इसमें क्योंकि एनर्जी का नुकसान नहीं होता। फिर हमने एक वेव ऐसी बनाई आपके लिए, जब हम किसी वेव का फॉर्म बनाते हैं ना तो ऐसे जिगजैग ही बनाते हैं। तो ये टाइम है और ये वाई है, हमने वेव ऐसी बनाई, ये देखिए। तो अब तुमने देखा कि अब तो लगातार एम्पलीट्यूड्स में क्या आ रही, कमी आ रही है, लगातार डैम्पिंग हो रही है। देखो भाई, तुम जो अभी पढ़ रहे थे वो थी प्लेन प्रोग्रेसिव वेव। तुमने उसके बारे में जब कमेंट्स किया था तो तुमने कहा था कि इसकी एनर्जी में कोई लॉस नहीं होता। लेकिन कभी कभी चैलेंज आता है आपके सामने कि राइट इक्वेशन ऑफ स्फेरिकल प्रोग्रेसिव वेव। स्फेरिकल प्रोग्रेसिव वेव का इक्वेशन लिखिए, ये चैलेंज आता है। तो अब जरा स्फेरिकल प्रोग्रेसिव वेव के बारे में जो बातें आपको बताई गई थी उनको रिकॉल करिए। पहला, ये जिस सोर्स से आती है उसका नाम है पॉइंट सोर्स। दूसरा, इससे जो एनर्जी निकलती है वो कैसी होती है, स्फेयर जैसी। और तीसरा, इसकी जो इंटेंसिटी होती है दैट इज प्रोपोर्शनल टू 1/r²। ये तीन बातें आपको पता है। तो हमने यहां पर लिखा कि y इज इक्वल टू ए साइन या कॉस, ध्यान देना लास्ट में जाके चेंज करेंगे, ओमेगा टी प्लस माइनस के एक्स प्लस माइनस फाइव। तो हमने कहा जो स्फेरिकल प्रोग्रेसिव वेव होगी ओमेगा तो उसके पास भी होगा, फ्रीक्वेंसी तो होगी ना उसके पास। जो स्फेरिकल प्रोग्रेसिव वेव होगी उसके पास भी के होगा, लैम्डा भी होगा। हाँ, स्फेरिकल प्रोग्रेसिव वेव का जो एम्पलीट्यूड है वो समय के साथ क्या करेगा, बदलेगा, पोजीशन के साथ बदलेगा। तो क्या इंफॉर्मेशन हमारे पास है, फॉर स्फेरिकल वेव सोर्स, फॉर स्फेरिकल वेव सोर्स, यानी कि हम बात कर रहे हैं पॉइंट सोर्स की। तो हमको क्या इंफॉर्मेशन मिल चुकी थी, इंटेंसिटी प्रोपोर्शनल टू 1/r², ये इंफॉर्मेशन थी। अभी अभी हमें एक फार्मूला मिल चुका है कि I इज इक्वल टू होता है 2π² f² a² ρv। तो यहां से इंटेंसिटी प्रोपोर्शनल टू a²। सर ने फ्रीक्वेंसी क्यों नहीं ली, क्योंकि जो वेव होती है ना ये एक सोर्स है, मैं एक सोर्स हूं, मेरी फ्रीक्वेंसी को कोई नहीं बदल सकता। हर सोर्स की अपनी फ्रीक्वेंसी है, उसको नहीं बदल सकते हो। तुमने कहा सर नहीं, हम तो आपकी फ्रीक्वेंसी बदल के रहेंगे। तो एक ही रास्ता है, मुझे ही बदलना पड़ेगा, यानी कि मुझे क्लास से हटाना पड़ेगा, किसी और को लाना पड़ेगा। हर सोर्स की फ्रीक्वेंसी फिक्स है। तो फ्रीक्वेंसी किसी सोर्स का फंडामेंटल कैरेक्टर होता है, आप इसमें चेंजेस नहीं कर सकते। सन जो है उसकी फ्रीक्वेंसी फिक्स है, आपके वोकल कॉर्ड की फ्रीक्वेंसी फिक्स है। इतने सारे लोग हमारे इस वर्ड में हैं और सबकी फ्रीक्वेंसी कैसी है, अलग अलग है। आप देखो ना, सबकी फ्रीक्वेंसी अलग अलग, कितना चमत्कार है यहाँ पर।
भाई मेरी जो साउंड है, आप जितने भी लोगों को और सुनते हो या सुन के आए होगे, बिल्कुल अलग रिस्पॉन्स है, और जो आपकी आवाज है वो और लोगों से अलग है। तो सोर्स का जो फ्रीक्वेंसी है वो फंडामेंटल कैरेक्टर है, यानी वो उसी के साथ ही बना है। जब ये हटेगा और कोई नया आएगा तो फ्रीक्वेंसी बदलेगी, अदरवाइज आप फ्रीक्वेंसी को बदल नहीं सकते। अब जब दो लोगों को ले आओगे, मैं और मेरे बगल में एक और लोग, तो मेरी इनकी फ्रीक्वेंसी क्या है, अलग अलग है, ठीक है ना। तो यहां पर हमारे पास में एक पॉइंट सोर्स है, तो उसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो क्या है, फंडामेंटल कैरेक्टर है, इसको बदला नहीं जा सकता। तो रो और वी तो कांस्टेंट थे ही थे, 2 पाई कांस्टेंट है, तो केवल इंटेंसिटी किसके प्रोपोर्शनल है, ए स्क्वायर के। तो यहां से आप देखिए क्या आएगा, ए स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू 1/r स्क्वायर। तो ए प्रोपोर्शनल टू 1/r, तो ए इज इक्वल टू कांस्टेंट बाई आर। बस हमने ये उठा के यहां रख दिया। तो जब हमने ये बता दिया कि एम्पलीट्यूड डिस्टेंस के साथ बदल रहा है, तो लोगों ने कहा कि अगर एम्पलीट्यूड डिस्टेंस के साथ बदल रहा है तो ये प्लेन प्रोग्रेसिव तो नहीं हो सकता। आप भी मानोगे इस बात को, क्योंकि प्लेन प्रोग्रेसिव का तो एम्पलीट्यूड क्या रहता था, सेम। तो इस समय बोर्ड पर लिखी हुई है SPW, S फॉर स्फेरिकल, P फॉर प्रोग्रेसिव, W फॉर वेव, ठीक है ना। बाकी फीचर्स तो स्फेरिकल प्रोग्रेसिव वेव के पास भी होंगे। चलते हैं, बात करते हैं सिलिंड्रिकल प्रोग्रेसिव वेव की। सिमिलरली फॉर लाइन सोर्स, लाइन सोर्स को आप क्या बोलते थे, सिलिंड्रिकल वेव। तो उसने सिखाया था कि इंटेंसिटी प्रोपोर्शनल टू क्या था, 1/r। तो किसी भी सोर्स की फ्रीक्वेंसी क्या होती है, फिक्स वैल्यू होती है। तो यहां से आ जाएगा। अभी जो इसके पहले हम केस कर रहे थे उसमें तुम्हारे पास में कितनी इक्वेशंस थी, 3। तो अलग अलग सोर्सेज की फ्रीक्वेंसी क्या होंगी, अलग अलग। तो फिर हमें एफ को लेना पड़ेगा, लेकिन अगर एक ही सोर्स है तो उसकी फ्रीक्वेंसी को आप किसी भी कीमत में बदल नहीं सकते। तो यहां से आई प्रोपोर्शनल टू आर, तो यहां से फिर देख लो, ए स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू 1/r, ए प्रोपोर्शनल टू 1/√r, ए बराबर कांस्टेंट और बाई √r। अगर हम ए की जगह पर ये लिख दें तो रिजल्ट क्या आ जाएगा, y इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट बाई √r साइन या कॉस ओमेगा टी प्लस माइनस kx प्लस माइनस 5। और ये क्या है भाई, ये है CPW, सिलिंड्रिकल प्रोग्रेसिव। तो समटाइम्स यू हैव ए क्वेश्चन कि इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो कि स्फेरिकल प्रोग्रेसिव वेव को रिप्रेजेंट करता है। तो जिसका एम्पलीट्यूड डिस्टेंस के साथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल है तो वो स्फेरिकल को सपोर्ट करता है, और जिसका एम्पलीट्यूड डिस्टेंस के साथ स्क्वायर रूट के साथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल है वो सिलिंड्रिकल को सपोर्ट करता है, और जिसका एम्पलीट्यूड डिस्टेंस पर डिपेंड ही नहीं करता है वो प्लेन प्रोग्रेसिव वेव को सपोर्ट करता है, ठीक है ना। नोट करिए। और एक क्वेश्चन करते हैं, आप गलत और सही का जरा पता लगा रहा कि इन वेव इक्वेशन, इन ट्रैवलिंग वेव इक्वेशन, इन ट्रैवलिंग वेव इक्वेशन वी हैव y/t रिलेशन। सही है ये बात कि जो वेव इक्वेशन आपके सामने आया उसमें y था, x था, t था, उनमें रिलेशन बना हुआ था। सही है ना बात ये। तो वी हैव y/t रिलेशन, तो ये बात बिल्कुल सही है, ट्रू है ये। अगर y/t रिलेशन है, y/t रिलेशन विदाउट साइन और कॉस, साइन और कॉस मे बी traveling wave equation, traveling wave equation and maybe false,
यानी कि हो सकता है कि वो फर्जी हो, वो वेव इक्वेशन हो ही ना। जो लिखा गया उस पर ध्यान देना यार। एक तुम्हारे सामने वाई एक्स टी का रिलेशन रखा जाएगा जिसमें साइन और कॉस नहीं होगा। जैसे देखिएगा एग्जाम्पल के लिए हमने लिखा y इज इक्वल टू 1/3x माइनस 2t इज 8 ट्रैवलिंग वेव। लो यहाँ क्वेश्चन ही यही है कि ये जो सामने इक्वेशन आप देख रहे हो क्या ये ट्रैवलिंग वेव है या फर्जी है। तो लीजिए इसको चेक करना है कि ये फर्जी तो नहीं है। और जरा मेरे इस स्टेटमेंट को देखो, ऐसे वाई एक्स टी के रिलेशन जिनमें साइन और कॉस नहीं है इसमें साइन कॉस, तो ऐसी इक्वेशंस में भी ट्रैवलिंग वेव हो सकता है कि वो ट्रैवलिंग वेव हो, और ये भी हो सकता है कि वो कैसी हो, फर्जी हो। अगर वो ट्रैवलिंग वेव हैं तो वो कॉम्प्लेक्स फॉर्म ऑफ ट्रैवलिंग वेव कहलाते हैं, वो कॉम्प्लेक्स फॉर्म ऑफ प्रोग्रेसिव वेव कहलाते हैं। यानी ये जो वेव्स होती हैं ये काफी कॉम्प्लिकेटेड होती हैं। मेरी बात आप समझ पा रहे हैं ना। तो अगर वाई एक्स टी का रिलेशन आंखों के सामने आया तो आप तुरंत ये मत बोलो कि नहीं ये ट्रैवलिंग वेव है। आप तुरंत अपने दिमाग में दो चीजें लेके आओ, हो सकता है कि ये ट्रैवलिंग वेव हो और ये भी हो सकता है कि ये क्या हो, फर्जी हो। तो देखिए लिखा हुआ है क्या ये ट्रैवलिंग वेव है, चेक करना है हमको। तो कैसे चेक करें, तो वाई एक्स टी रिलेशन विदाउट साइन और कॉस मे बी ट्रैवलिंग वेव इक्वेशन और मे बी फॉल्स, यानी कि फर्जी भी हो सकती है। तो हाउ वी कंफर्म इट, तो हम कैसे ये पक्का करें भाई, हाउ वी कंफर्म इट। तो देखो कंफर्म करने के तरीके, बहुत तरीके होते हैं, लेकिन जो बहुत तरीके होते हैं तो उनको बताने का कोई फायदा ही नहीं है, क्योंकि जैसे एक तरीका होता है ग्राफ बनाना। तो अगर हम ग्राफ बनाते हैं, इक्वेशन से ग्राफ बनाते हैं, अगर वो ग्राफ बीच में टूट गया है, डिसकॉन्टिन्यूटी आ गई है तो फर्जी है, और अगर उसमें कॉन्टिन्यूटी है तो फिर वो फर्जी नहीं है। तो बेकार है, बेनिफिट इसका कोई है नहीं, क्योंकि हमारे सामने भी ग्राफ बनाने का, तो हर इक्वेशन का ग्राफ बनाना तो हमें आता नहीं है, या आएगा भी तो आपको क्या लगेगा, समय चाहिए, फिर ग्राफ पेपर चाहिए, बहुत सारे सिचुएशंस आपके सामने जो है ऐसी होंगी जो तुम्हारे लिए फेवरेबल ही नहीं होंगी। तो सीधे उसकी बात करते हैं जो हमेशा फेवरेबल है। हाउ वी कंफर्म इट, तो देखो कैसे कंफर्म करते हैं। पुट x बराबर 0 t बराबर 0 इन इक्वेशन, फाइंड y निकाल लो। यहां सॉल्व करते हैं, x बराबर 0 और t बराबर 0, तो ये आ गया 0 माइनस 0, क्या आ गया 0, तो इनफाइनाइट आ गया, ठीक है ना। फिर कह रहा है कि पुट x बराबर इन्फिनिटी और t बराबर इन्फिनिटी इन इक्वेशन, फाइंड y। तो आप जरा x बराबर इन्फिनिटी लिखो और t बराबर भी इन्फिनिटी लिखो। तो आपको कुछ चीजें हम बता दें, इन्फिनिटी से इन्फिनिटी माइनस हो तो इन्फिनिटी ही आता है, इन्फिनिटी में कुछ भी ऐड हो जाए तो इन्फिनिटी ही आता है, इन्फिनिटी में इन्फिनिटी ऐड हो जाए तो इन्फिनिटी ही आता है। 1/0 इनफाइनाइट होता है, 1/इनफाइनाइट 0 होता है, बाकी कुछ और अगर जरूरत पड़ेगी तो बताएंगे आपको। और तो ये आ गया इनफाइनाइट ही आया, ये 0 आ गया। इधर हम अपना प्रोसेस भी कर रहे हैं, उधर वहां पे एग्जाम्पल भी दे रहे हैं। तो पुट x बराबर 0 t बराबर 0 इन इक्वेशन, फाइंड y, पुट x बराबर इन्फिनिटी t बराबर इन्फिनिटी इन इक्वेशन, फाइंड y। अगर बोथ y वैल्यूज आर फाइनाइट, अगर ये वाला y जो निकल के आएगा, जो ये वाला y है निकल के आएगा, अगर वो फाइनाइट नंबर है, आर फाइनाइट वैल्यू, देन गिवन इक्वेशन इज ट्रैवलिंग वेव। तो हाँ वो इक्वेशन एक ट्रैवलिंग वेव है, कॉम्प्लिकेटेड फॉर्म की होगी लेकिन। और इफ एनी वन वैल्यू ऑफ y या फिर बोथ वैल्यूज ऑफ y आर अनडिफाइंड,
आर अनडिफाइंड। अब अनडिफाइंड क्या होता है ये भी मैं बता दूं आपको, इसकी जरूरत पड़ेगी। जैसे 0/0 अनडिफाइंड है, कोई नहीं जानता क्या होता है। इनफाइनाइट भी अनडिफाइंड है, कोई नहीं जानता ये क्या है, ठीक है ना। तो अगर एनी वन वैल्यू ऑफ y, इफ एनी वन वैल्यू ऑफ y और बोथ वैल्यूज ऑफ y आर अनडिफाइंड, देन इक्वेशन इज फर्जी, देन इक्वेशन इज फर्जी। तो वो इक्वेशन फर्जी है। हमने देखा यहां पर एक v की y की वैल्यू अनडिफाइंड आ गई है, दूसरी 0 आ रही, तो ये कैसी है, ये इक्वेशन फर्जी है, ठीक है। एक और चेक करते हैं इसी तरीके का इक्वेशन और, y इज इक्वल टू 30/2 प्लस 9x प्लस 2t का होल स्क्वायर इज 8 ट्रैवलिंग वेव, ये पूछा जा रहा है। क्या ये ट्रैवलिंग वेव है, चलो देखते हैं। सॉल्व किया भैया, सीधे डायरेक्ट चल रहे हैं। x रखा 0, t रखा 0, तो 15 आ गया। x 0 पे, t 0 पे, 15 आ गया, ठीक है। और y इज इक्वल टू आ गया 30/∞, 0। जब x लिखा इन्फिनिटी और y भी लिखा इन्फिनिटी, t भी लिखा इन्फिनिटी। देखो इनफाइनाइट इनफाइनाइट प्लस इनफाइनाइट स्क्वायर इनफाइनाइट करोगे तो इन्फिनिटी आएगा, इनफाइनाइट में कुछ भी ऐड करोगे तो इन्फिनिटी आएगा। तो यहाँ पर आप देखिए दोनों वैल्यू कैसी हैं, डिफाइंड है। यस इट इज ट्रैवलिंग वेव, क्लियर, नोट करिए, दीज आर द एडिशनल्स। ये है क्वेश्चन आपका, y इज इक्वल टू e की पावर माइनस का 10x माइनस का 40 का होल स्क्वायर, इट इज ट्रैवलिंग वेव। तो तुम लोगों ने आंसर बताया है यस, चेक कर लें। x रखा 0, t रखा 0, y क्या आ गया, e की पावर 0, किसी की भी पावर 0 1 होता है। x रखा इन्फिनिटी, t रखा इन्फिनिटी, y की वैल्यू क्या आ गई, e की पावर माइनस इन्फिनिटी। इनफाइनाइट से इनफाइनाइट माइनस होगा, मल्टीप्लाई कुछ भी करो सब इनफाइनाइट ही रहेगा। और e की पावर नेगेटिव इनफाइनाइट क्या होता है, 0, तो ये 0। तो ये दोनों की दोनों y की वैल्यूज कैसी हैं, तो आपका आंसर सही है, ठीक है ना। जल्दी से आपको बताते हैं हाउ यू चेक द कि वेव इक्वेशन सिमेट्रिकल है या अनसिमेट्रिकल है। हाउ वी चेक गिवन वेव इक्वेशन इज सिमेट्रिकल या फिर अनसिमेट्रिकल। अनसिमेट्रिकल, ये कैसे पता करते हैं कि जो वेव इक्वेशन सामने है वो सिमेट्रिकल है या अनसिमेट्रिकल है। हम ये सोच के चल रहे हैं कि हमारी वेव इक्वेशन y-xt रिलेशन होगी, y-xt रिलेशन। जो हमारी वेव इक्वेशन है वो y-xt रिलेशन है। तो कैसे चेक करते हैं, देखिए, पुटिंग t बराबर 0, इन इक्वेशन फाइंड y, तो y निकाल लीजिए आप। फिर क्या करें, पुटिंग t बराबर 0 एंड रिप्लेस x बाई माइनस एक्स, फाइंड y। अगर बोथ y आर सेम तो सिमेट्रिकल, if they are not equal तो अनसिमेट्रिकल, ठीक है। मैं इसी के ऊपर चेक कर लूं सिमेट्री, हटा दें इसको। तो अब हमने पूछा कि क्या ये एक सिमेट्रिकल ट्रैवलिंग वेव है या सिमेट्री है। तो चलो अभी क्वेश्चन का तरीका बदल देते हैं।
हमने कहा y इज इक्वल टू ई की पावर माइनस 10x नेगेटिव 40 का होल स्क्वायर और इज ट्रैवलिंग वेव। लीजिए आपका टेंशन खत्म कर दिया कि ये ट्रैवलिंग वेव है कि नहीं। हमने कहा ट्रैवलिंग वेव है, तो इज इट सिमेट्रिकल, क्या ये सिमेट्रिकल है, ये पूछा जा रहा है। सॉल्व करते हैं। t रखेंगे 0 और y निकालेंगे, तो रखो जरा t 0, तो y कितना निकलेगा, तो y निकलेगा e की पावर माइनस 10x का होल स्क्वायर। जब t रखोगे 0 तो e की पावर माइनस 10 10 जा 100x स्क्वायर। ठीक है, और अब क्या करेंगे, t भी रखेंगे 0 और x की जगह पे क्या करेंगे माइनस x। y निकालते हैं, देखो e की पावर माइनस ब्रैकेट है 10 है माइनस का x है और t तो 0 करना ही करना है। अभी भी ये कितना आया 100x स्क्वायर। दोनों y सेम है ना, तो अगर दोनों y सेम है तो सिमेट्रिकल। अब सोच के देखो, अगर हम यहाँ पे 2 की जगह पे 3 पावर लगा देते तो फिर सेम नहीं रहता। देखो अगर मैं यहाँ पे 3 पावर लगाता तो 3 पावर से यहाँ पे x की पावर 3 आता और यहाँ क्या बन जाता 1000, और यहाँ पर नेगेटिव x पे 3 पावर तो नेगेटिव बाहर आ जाता है ना, इसको प्लस बना देता, तब ये क्या बन जाता अनसिमेट्रिकल। नोट कर लीजिए।